मित्रों, आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रेरक, रोचक और ज्ञानवर्धक कथा लेकर आए हैं जो न केवल आपके मन को आनंद देगी बल्कि आपको जीवन के 5 ऐसे अनमोल सूत्र सिखाएगी जो यदि कोई पुरुष या स्त्री अपने जीवन में उतार ले तो वो कभी गरीब नहीं रहेगा और हर मुसीबत से आसानी से छुटकारा पालेगा। ये कथा प्राचीन काल की है, जब भगवान चंद्रदेव अपनी शीतल किरणों के साथ धरती को प्रकाशित कर रहे थे। आइए इस कथा को पूरे ध्यान और उत्साह के साथ सुने, क्योंकि इसमें छिपा है जीवन को समृद्ध बनाने का रहस्य। प्राचीन काल की पृष्ठभूमि। प्राचीन काल की बात है मित्रों, जब भगवान चंद्रदेव अपने रजत सिंहासन पर विराजमान थे और उनकी पत्नी रोहिणी देवी उनके समक्ष बैठी थी। चंद्रदेव की शीतल किरणें समस्त विश्व को शांति और सुकून प्रदान कर रही थी। एक दिन रोहिणी देवी ने चंद्रदेव से विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आप विश्व को प्रकाश देने वाले और मन को शांति प्रदान करने वाले हैं। मैं आपसे ऐसी 5 बातें जानना चाहती हूँ जो मनुष्य के जीवन को समृद्ध, सुखी और संकट मुक्त बनाएं। ऐसी बातें जो मेरे अंतर्मन को प्रभावित करें और हर मनुष्य के लिए जीवन की राह पर एक दीपक का काम करें। चंद्रदेव ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उनकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। वे मुस्कुराए और बोले, हे रोहिणी, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें 5 अनमोल सूत्र छिपे हैं। ये कथा इतनी मार्मिक और प्रेरणादायक है कि जो भी इसे पूरे मन से सुनेगा और इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारेगा, वह सदा सुख और समृद्धि प्राप्त करेगा। इस कथा को ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें जीवन का सार छिपा है। उसी समय मित्रों, देवर्षि नारद जी, जो सदा ज्ञान की खोज में रहते हैं, अदृश्य रूप में वहां उपस्थित थे। वे चंद्रदेव और रोहिणी देवी की बातें चुपके से सुन रहे थे और चंद्रदेव को इसका तनिक भी आभास नहीं था। नारद जी का मन उत्सुक था, क्योंकि वे जानते थे कि चंद्रदेव की कथा में कुछ ऐसा होगा जो संसार के लिए अमूल्य होगा। चंद्रदेव ने कथा शुरू की और बोले, हे रोहिणी, ये कथा एक गिद्ध और उसकी पत्नी की है जो एक प्राचीन नगर के निकट एक विशाल वृक्ष पर रहते थे। इस कथा के माध्यम से मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो जीवन को सार्थक बनाती है। किसी प्राचीन नगर के बाहर, जहाँ हरे भरे खेत और घने जंगल थे, वहाँ एक विशाल अशोक वृक्ष खड़ा था। इस वृक्ष की घनी छाव में एक गिद्ध और उसकी पत्नी रहते थे। पास में ही एक कसाई खाना था, जहाँ रोज मांस की प्रचुरता रहती थी। गिद्ध और उसकी पत्नी को वहाँ भोजन की कोई कमी नहीं थी। वे दिन में कसाई खाने से भोजन लाते और रात में अपने घोंसले में सुकून से विश्राम करते। उनका जीवन सुखमय था, क्योंकि भोजन की प्रचुरता ने उन्हें कभी भूखा नहीं रहने दिया। एक रात जब चांद की शीतल किरणें धरती पर बिखर रही थी, लेकिन हवाएं इतनी ठंडी थी कि पेड़ की पत्तियां भी कांप रही थी। गिद्ध की पत्नी ने ठंड से परेशान होकर कहा, हे स्वामी, आज रात बहुत ठंड है। ये सर्द हवा मेरे पंखों को जमा रही है। रात काटना मुश्किल हो रहा है। कृपया आप मुझे ऐसी कथा सुनाइए जो न केवल मेरे मन को शांति दे, बल्कि हमें कुछ ज्ञान भी दे, ताकि ये रात आसानी से कट जाए। गिद्ध ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसकी आंखों में प्रेम और विश्वास था। उसने कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखी थी। ये कथा इतनी रोचक और प्रेरणादायक है कि इसे सुनकर तुम्हारा मन आनंदित हो जाएगा। इस कथा में 5 ऐसी बातें हैं जो यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में धारण कर ले तो वो कभी संकट में नहीं पड़ेगा, और यदि संकट में पड़ भी जाए तो वह उससे शीघ्र ही छुटकारा पालेगा। इस कथा को पूरे ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें जीवन का सार छिपा है। गिद्ध ने अपनी पत्नी को गोद में बिठाया और कथा शुरू की। हे प्रिय, ये उस समय की बात है जब मैं इस अशोक वृक्ष पर अकेला रहता था। मेरी शादी तुमसे नहीं हुई थी। उस समय मैंने एक युवक की कहानी देखी जिसका नाम था चंद्रसेन। चंद्रसेन एक छोटे से गांव का युवक था। वह मेहनती, ईमानदार और बुद्धिमान था, लेकिन उसका परिवार गरीब था। उसके पिता एक साधारण किसान थे
जो खेतों में दिन रात मेहनत करते थे। चंद्रसेन भी अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था, लेकिन उसका मन कुछ बड़ा करने की इच्छा रखता था। वह चाहता था कि वह अपने परिवार की गरीबी दूर करे और गांव का नाम रोशन करे। एक दिन चंद्रसेन का अपने पिता से कुछ विवाद हो गया। पिता को गुस्सा आया और उन्होंने चंद्रसेन को डांटते हुए कहा, बेटा, तू सारा दिन सपने देखता रहता है, घर में बैठकर समय बर्बाद मत कर। ये ले 4 स्वर्ण मुद्राएं, जो मैंने सालों की मेहनत से बचाई है। अब परदेश जा और कोई व्यापार शुरू कर। धन कमाकर लौट और दिखा कि तू कुछ कर सकता है। चंद्रसेन ने अपने पिता की बात सुनी। उसका मन थोड़ा दुखी था, लेकिन वह जानता था कि यह उसका अवसर है। उसने 4 स्वर्ण मुद्राएं ली और सूर्यास्त के समय परदेश के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वह सोच रहा था, इन 4 मुद्राओं से मैं कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू करूंगा। शायद मसाले, कपड़े या अनाज का व्यापार करूं। अगर मैं मेहनत और ईमानदारी से काम करूं, तो मैं खूब धन कमा सकता हूं और अपने पिता को दिखा सकता हूं कि मैं कुछ कर सकता हूं। चंद्रसेन चलते चलते एक घने जंगल के किनारे पहुंचा। वहां एक नदी के तट पर एक साधु ध्यानमग्न बैठा था। साधु का चेहरा तेजस्वी था और उसकी आंखों में ज्ञान की गहराई झलक रही थी। चंद्रसेन ने साधु को प्रणाम किया और बोला, हे महात्मा, मैं परदेश जा रहा हूँ। मेरा सफर लंबा है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसी कहानी सुनाएं जो मेरे मन को प्रेरित करे और परदेश में मेरे काम आए। साधु ने चंद्रसेन की ओर देखा। उसकी आंखों में उत्साह और जिज्ञासा थी। साधु ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें कहानी तो सुनाऊंगा, लेकिन हर कहानी के लिए तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? चंद्रसेन ने एक पल के लिए सोचा। उसके पास केवल 4 स्वर्ण मुद्राएं थी, जो उसके पिता ने उसे व्यापार के लिए दी थी। अगर वह इन्हें साधु को दे देगा, तो वह व्यापार कैसे शुरू करेगा? लेकिन फिर उसने विचार किया, ये साधु ज्ञानी प्रतीत होता है, शायद इसकी बातें मेरे लिए अनमोल साबित हों। उसने एक स्वर्ण मुद्रा साधु के हाथ में रख दी और बोला, बाबा, अब कहानी सुनाइए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पहली बात यह है कि परदेश में कभी खाली मत बैठना। जो भी काम मिले, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसे स्वीकार कर लेना। इससे तुम्हें अनुभव मिलेगा और तुम्हारा समय भी ठीक से कटेगा। परदेश में खाली बैठने से जेब खाली होती है और मन में निराशा घर कर लेती है। चंद्रसेन ने साधु की बात सुनी। उसे ये बात पसंद आई, लेकिन वो कहानी की उम्मीद कर रहा था। उसने कहा, बाबा, ये तो उपदेश था, कृपया मुझे कहानी सुनाइए। साधु ने हंसते हुए कहा, बेटा, यही कहानी थी। अगर दूसरी कहानी सुननी है तो एक और मुद्रा दो। चंद्रसेन थोड़ा झिझका। उसने सोचा, मेरे पास अब केवल 3 मुद्राएं बची है, लेकिन साधु की बात में कुछ तो गहराई है। उसने दूसरी स्वर्ण मुद्रा साधु को दे दी और बोला, बाबा, अब दूसरी कहानी सुनाइए। साधु ने कहा, दूसरी बात यह है कि परदेश में रहकर किसी दूसरे की वस्तु पर छल, कपट या प्रपंच से अपना अधिकार मत करना। दूसरों का धन मिट्टी के समान समझो। लालच में पड़कर कभी अपनी ईमानदारी मत खोना। चंद्रसेन ने फिर कहा, बाबा, ये भी तो उपदेश है, कृपया कहानी सुनाइए। साधु ने जवाब दिया, ये कहानी थी। अगर तीसरी कहानी सुननी है तो एक और मुद्रा दो। चंद्रसेन ने अब तीसरी मुद्रा साधु को दी। साधु ने कहा, तीसरी बात यह है कि यदि तुम्हें किसी का गुप्त भेद पता चले तो उसे किसी तीसरे व्यक्ति से कभी मत कहना। भेद रखना एक अनमोल गुण है जो तुम्हें संकट से बचा सकता है। चंद्रसेन फिर निराश हुआ। उसने कहा, बाबा, आप हर बार उपदेश दे रहे हैं, कृपया अब तो कहानी सुनाइए। साधु ने कहा, बेटा, ये कहानी थी। अगर चौथी कहानी सुननी है तो एक और मुद्रा दो। चंद्रसेन के पास अब केवल एक मुद्रा बची थी। उसने सोचा, मैंने पहले ही 3 मुद्राएं दे दी है, अब एक और दे दूंगा, फिर भी व्यापार के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन साधु की बातें मेरे लिए उपयोगी हो सकती हैं। उसने चौथी मुद्रा साधु के हाथ में रख दी और बोला,
बाबा, अब चौथी कहानी सुनाइए। साधु ने कहा, चौथी बात ये है कि यदि कोई तुम्हें प्रेम से अपने पास बैठने को कहे, तो चाहे तुम्हारा काम कितना भी जरूरी हो, कुछ समय उसके साथ जरूर बिताओ। ये समय तुम्हारे लिए लाभकारी हो सकता है। प्रेम और सम्मान से बुलाने वाले का आदर करना तुम्हारे जीवन में सुख लाएगा। अब चंद्रसेन के पास कोई मुद्रा नहीं बची थी। वह थोड़ा उदास हुआ और बोला, बाबा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, कृपया एक और उपदेश दीजिए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें मुफ्त में 5वीं बात बताता हूँ। परदेश में किसी दुराचारी व्यक्ति पर भरोसा मत करना। दुराचारी का मन और मंशा कभी भरोसेमंद नहीं होती, वह तुम्हें धोखा दे सकता है। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद की और फिर से ध्यान में लीन हो गए। चंद्रसेन ने साधु को प्रणाम किया और आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। चंद्रसेन एक बड़े नगर में पहुंचा। उसके पास अब कोई स्वर्ण मुद्रा नहीं थी। वह सोचने लगा, मैंने अपने पिता की सारी मुद्राएं साधु को दे दी। अब मैं व्यापार कैसे शुरू करूं? क्या खाऊंगा? कहाँ रहूंगा? तभी उसे साधु की पहली बात याद आई, परदेश में खाली मत बैठना। उसने निश्चय किया कि वह कोई भी काम ढूंढेगा और मेहनत से अपनी राह बनाएगा। चंद्रसेन ने नगर में नौकरी की तलाश शुरू की। वह बाजार में इधर उधर भटक रहा था जब उसकी मुलाकात एक धनी सेठ विश्वनाथ से हुई। विश्वनाथ का कपड़ों का बड़ा व्यापार था। उनके पास कई गोदाम थे जहाँ रेशम, सूती और ऊनी कपड़े रखे जाते थे। चंद्रसेन ने सेठ से विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं मेहनती हूँ और ईमानदारी से काम करूँगा। विश्वनाथ ने चंद्रसेन की सादगी और उत्साह देखा। उन्होंने उसे अपने गोदाम में नौकर के रूप में रख लिया। चंद्रसेन का काम था गोदाम में कपड़ों की गिनती करना, उन्हें साफ रखना और ग्राहकों को माल पहुंचाने में मदद करना। चंद्रसेन ने इस काम को पूरी निष्ठा से शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठता, गोदाम को साफ करता, कपड़ों को व्यवस्थित करता और सेठ के आदेशों का पालन करता। सेठ के यहाँ कई अन्य नौकर भी थे। उनमें से कुछ नौकर, जिनका नेतृत्व एक नौकर रघुपति करता था, कपड़ों की चोरी करते थे। वे रेशम और ऊनी कपड़े चुराकर बाजार में बेचते और उस पैसे से शराब पीते। एक दिन रघुपति ने चंद्रसेन को अपने पास बुलाया और बोला, चंद्रसेन, तू नया है, हमारे साथ मिल जा। हम सेठ का कुछ माल बेचकर अच्छा पैसा कमाते हैं, तू भी इसमें शामिल हो जा, तेरा भी फायदा होगा। चंद्रसेन को साधु की दूसरी बात याद आई, दूसरे की वस्तु पर लालच मत करना। उसने रघुपति से साफ कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सेठ ने मुझे नौकरी दी है और मैं उनकी ईमानदारी से सेवा करूंगा। रघुपति ने उसका मजाक उड़ाया और बोला, ठीक है, तू नया है, कुछ दिन बाद तुझे भी समझ आ जाएगा। चंद्रसेन ने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। वह रोज सुबह गोदाम खोलता, कपड़ों की गिनती करता और उन्हें सावधानी से रखता। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर सेठ विश्वनाथ बहुत प्रभावित हुए। एक दिन सेठ ने गोदाम का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि चंद्रसेन के हिस्से का माल पूरा और व्यवस्थित था, जबकि बाकी नौकरों के हिस्से में कपड़े कम थे। सेठ ने चंद्रसेन की प्रशंसा की और उसे अपने व्यापार का मुख्य प्रबंधक नियुक्त कर दिया। चंद्रसेन की तरक्की से रघुपति और अन्य नौकरों को जलन होने लगी। रघुपति ने सेठ की बेटी कल्याणी के साथ गुप्त प्रेम संबंध बना रखा था। कल्याणी सुंदर थी, लेकिन उसका स्वभाव चालाक और दुराचारी था। रघुपति ने कल्याणी से कहा, चंद्रसेन हमारी राह का कांटा बन गया है। अगर वो सेठ का विश्वास पात्र बन गया तो हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। हमें उसे रास्ते से हटाना होगा। कल्याणी ने रघुपति की बात सुनी और एक साजिश रची। एक रात जब चांद की किरणें नगर पर बिखर रही थी, कल्याणी ने चंद्रसेन को अपने कक्ष में बुलाया। उसने कहा, चंद्रसेन, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। रात में मेरे कक्ष में आना। चंद्रसेन को साधु की 5वीं बात याद आई, दुराचारी पर भरोसा मत करना। उसने कल्याणी की बात सुनी, लेकिन उसे शक हुआ। उसने विनम्रता से कहा,
मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे कोई जरूरी काम है। मैं बाद में आपसे बात करूंगा। कल्याणी को चंद्रसेन का जवाब पसंद नहीं आया। उसने क्रोध में आकर सेठ विश्वनाथ से झूठा आरोप लगाया। वह रोते हुए सेठ के पास गई और बोली, पिताजी, आपके नए नौकर चंद्रसेन ने रात में मेरे कक्ष में घुसकर मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। जब मैंने शोर मचाया तो वो खिड़की से कूदकर भाग गया। सेठ विश्वनाथ अपनी बेटी की बात सुनकर आगबुला हो गए। उन्होंने तुरंत अपने विश्वास पात्र सेवक हरिदास को बुलाया और कहा, हरिदास, चंद्रसेन को नगर के बाहर एक कसाई के पास ले जाओ। उसका सिर कटवा दो और उसका सिर एक पोटली में बांधकर मेरे पास लाओ। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हरिदास ने सेठ का आदेश सुना और चंद्रसेन को बुलाया। चंद्रसेन को सेठ का ये आदेश सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन वह चुपचाप हरिदास के साथ चल दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या किया जो सेठ इतने क्रोधित हो गए। साधु मंडली और चंद्रसेन का भाग्य। चंद्रसेन और हरिदास नगर के बाहर की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में एक साधु मंडली भगवान का भजन कीर्तन कर रही थी। साधुओं के भजन की मधुर ध्वनि चंद्रसेन के कानों में पड़ी। एक साधु ने उसे प्रेम से अपने पास बुलाया और बोला, बेटा, कुछ देर हमारे साथ बैठो, भगवान का भजन करो, मन को शांति मिलेगी। चंद्रसेन को साधु की चौथी बात याद आई, प्रेम से बुलाने वाले के पास रुको। उसने सोचा, चाहे मेरा काम कितना जरूरी हो, मैं कुछ देर भजन में बैठता हूँ। वो साधु मंडली में शामिल हो गया और भजन में लीन हो गया। हरिदास ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चंद्रसेन ने कहा, बस कुछ देर, मैं भजन सुनकर आता हूँ। इधर रघुपति को पता चला कि सेठ ने चंद्रसेन को मृत्युदंड का आदेश दिया है। उसे डर हुआ कि अगर चंद्रसेन मर गया तो कल्याणी के साथ उसके संबंध का भेद खुल सकता है। वह जल्दी से सेठ के पास गया और सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा, महाराज, चंद्रसेन निर्दोष है। यह सब कल्याणी की साजिश थी। उसने चंद्रसेन पर झूठा आरोप लगाया। सेठ को अपनी बेटी की करतूत का पता चला। वह क्रोधित होकर कल्याणी के कक्ष में गया और उससे सच्चाई पूछी। डर के मारे कल्याणी ने सब कुछ कबूल कर लिया। सेठ ने तुरंत हरिदास को संदेश भेजा कि चंद्रसेन को वापस लाया जाए। जब चंद्रसेन भजन समाप्त करके कसाई के पास पहुंचा, तो हरिदास ने उसे बताया कि सेठ ने उसे वापस बुलाया है। चंद्रसेन सेठ के पास लौटा। सेठ ने उससे माफी मांगी और कहा, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी और बुद्धिमानी ने तुम्हें बचाया। मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। सेठ ने कल्याणी को दंड दिया और रघुपति को नौकरी से निकाल दिया। चंद्रसेन ने सेठ का व्यापार संभाला और उसे और समृद्ध किया। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन वह उस साधु से मिलने गया जिसने उसे 5 उपदेश दिए थे। उसने साधु को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपकी 5 बातों ने मेरी जान बचाई और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन एक सवाल है, आप साधु हो, मोहमाया से दूर, फिर आपने मुझसे स्वर्ण मुद्राएं क्यों ली? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुफ्त की चीज को लोग महत्व नहीं देते। जो चीज मेहनत से मिलती है उसे लोग संभाल कर रखते हैं। तुमने जो 4 मुद्राएं दी थी, मैंने उन्हें गरीबों में बांट दिया। मेरे लिए उनका कोई मूल्य नहीं। चंद्रसेन ने साधु का धन्यवाद किया और अपने पिता के पास लौट गया। उसके पिता ने उसे एक समृद्ध व्यापारी के रूप में देखकर गर्व महसूस किया। चंद्रसेन ने कहा, पिताजी, आपने मुझे जो 4 मुद्राएं दी थीं, उसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। इसके बाद चंद्रसेन ने नगर में सुचारू रूप से व्यापार चलाया और सुखी जीवन जिया। चंद्रदेव ने रोहिणी देवी और नारद जी से कहा, हे रोहिणी, हे नारद, अब मैं तुम्हें वे 5 अनमोल सूत्र बताता हूँ। परदेश में खाली मत बैठो। जो भी काम मिले उसे स्वीकार करो। इससे अनुभव और आय दोनों मिलेंगे। दूसरे की वस्तु पर लालच मत करो। दूसरों का धन मिट्टी के समान समझो। किसी का भेद मत खोलो। गुप्त बातें अपने तक रखो। प्रेम से बुलाने वाले के पास रुको।
चाहे कितना जरूरी काम हो, कुछ समय उनके साथ बिताओ। दुराचारी पर भरोसा मत करो। दुराचारी का मन और मंशा कभी भरोसेमंद नहीं होती। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं इन 5 सूत्रों को संसार तक पहुंचाऊंगा ताकि हर मनुष्य इनसे लाभ उठाए। मित्रों, इस कथा का तात्पर्य ये है कि जीवन में मेहनत, ईमानदारी और ज्ञान को अपनाना चाहिए। मुफ्त की चीजों को महत्व नहीं देना चाहिए और साधु के उपदेशों को जीवन में उतारना चाहिए। ये कथा आपको कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसी कहानियाँ बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये अनमोल ज्ञान सब तक पहुँचे। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल बूस्ट एनर्जी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आपका यहाँ तक इस कथा को सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।